पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने सुबह के वक्त अफगानिस्तान के कंदहार में हमला कर 12 लोगों की जान ले ली। इससे दोनों देशों के बीच पहले से चल रही तनातनी और बढ़ गई। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने हमले तेज कर दिए और उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अफगान तालिबान के लड़ाके तेजी से पाकिस्तानी सीमा की तरफ बढ़ते नजर आए। वो जिन गाड़ियों पर सवार थे उनमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने का दावा किया गया। इसके बाद तो सीमा पर हिंसक झड़पें बढ़ गईं। पाकिस्तानी सेना ने भी अफगान तालिबान के लड़ाकों पर जमकर गोलीबारी की, जिससे कई लड़ाके बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके शरीर खूनम-खून हो गए। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर टैंक उतार दिए, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने उन टैंकों से डरकर पीछे हटने के बजाय उन्हीं पर कब्जा जमा लिया। कई लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से उनके टैंक छीन लिए और उनमें पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिना जाने वाला एक T-55 टैंक भी था, जिस पर एक तालिबानी लड़ाका बैठा नजर आया। पाकिस्तानी सेना ने ये टैंक खास तौर पर अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात करने के लिए ही मंगवाए थे, लेकिन जब तालिबानी लड़ाकों से हिंसक झड़पें बढ़ी तो तालिबान ने उन टैंकों पर ही कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तालिबान उस टैंक को लेकर शहर के बीच से निकले ताकि पाकिस्तानी सेना का मजाक बनाया जा सके। इसके अलावा कई इलाकों में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने के लिए गोलाबारी की और इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। सीमा के पास वाले अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने आसमान से बम बरसाए और वहां तबाही मचा दी। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना की एक गाड़ी पर आसमान से बम गिराया, जिससे उसमें छेद हो गया। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना ने यह हमला ड्रोन से किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई और इलाकों में भी जमकर बमबारी की, जिससे डरे लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहां छिप गए। वहां के कई रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आकर शमशान में बदल गए। वहां मौजूद मकानों को ढहा दिया गया और चारों तरफ मलबा जमा हो गया। और पाकिस्तान की मुसीबत तब और बढ़ गई जब टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी उसके खिलाफ मैदान में उतर आया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक टीटीपी के लड़ाकों ने तालिबान के लड़ाकों का साथ देने का ऐलान कर दिया और इसी वजह से पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया। मतलब अफगानिस्तान सीमा पर वो अफगान तालिबान के लड़ाकों से निपटने में अपनी ताकत लगा रहा था, लेकिन इस बीच उसके अपने इलाकों में ही टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए। सीमा पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए बमबारी की, तो वहीं पाकिस्तानी इलाकों में टीटीपी के लड़ाकों ने हमले करके पाकिस्तानी सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने पाकिस्तान के कई फौजी अड्डों पर हमला कर उनका संपर्क मुख्यालय से काट दिया। और तालिबान के इस हमले ने सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़ दी। उसके कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके अलावा तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कई जवानों को बंधक भी बना लिया। और पाकिस्तान के जो सैनिक तालिबान के हाथ लगे उन्हें जबरदस्त टॉर्चर किया गया। तालिबानी लड़ाकों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट की। पाकिस्तान के जो सैनिक सीमा पर तालिबान की गोलियों का शिकार बने, उनके शवों तक को नहीं बख्शा गया। तालिबान के लड़ाके उनमें एक सैनिक के शव को घसीटते हुए उसे पाकिस्तान से अपने इलाके में लेकर चले गए। दावा किया गया कि इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कई जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और सीमा पर छिड़ी इस जंग के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक तेल टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने दावा किया कि बॉर्डर पर छिड़ी हिंसक झड़पों का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तानी विमानों से गिरे बारूद ने काबुल में तहलका मचा दिया। वहां एक तेल के टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। इससे काबुल के उस इलाके में दहशत मच गई। रिहायशी इलाके के बीच मौजूद उस जगह से आग की लपटें और काला धुआं उठता नजर आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने दावा किया कि वहां पाकिस्तानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि तालिबान सरकार ने इन दावों को नकार दिया। तालिबान ने दावा किया कि वहां मौजूद तेल के टैंकर में किसी और वजह से विस्फोट हुआ था और उसने आग पकड़ ली। तालिबान सरकार ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और इसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तान पर जमकर बारूद बरसाया। अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बनाए गए फ्रेंडशिप गेट पर भी हमला कर दिया। और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट से महज 50 मीटर दूर खड़े होकर वहां रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। रॉकेट लॉन्चर के चलते ही वहां तेज रोशनी हुई और फिर जोरदार धमाका हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। इसके अलावा तालिबान के कई लड़ाके भी उसी तरफ रवाना कर दिए गए। अफगान तालिबान ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना को चुनौती भी दे डाली। उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने हमले बंद न किए
तो तालिबान के हजारों लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इधर यूपी के मथुरा में एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पेट्रोल पंप पर हुई मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाल ली। उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाया और फिर वहां से फरार हो गया। इस घटना से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लड़कियों को कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद गाड़ी वाला फरार हो गया। इस हादसे में दोनों लड़कियों को काफी गंभीर चोटें आईं। ड्रग्स के रोकथाम और नियंत्रण रखने वाली भारत सरकार की एजेंसी एनसीबी ने बिहार के मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने 4 किलो अफीम के साथ नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। उधर असम के बाक्सा जिले में जेल के बाहर मशहूर गायक जुबीन गर्ग के प्रशंसकों ने बवाल कर दिया। उन्होंने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की उस गाड़ी पर पथराव कर दिया जिससे सभी आरोपियों को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। क्योंकि जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के मुताबिक सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत जुबीन की हत्या की थी। कोर्ट से 14 दिन की हिरासत में रखे जाने का फैसला आने के बाद जैसे ही पुलिस का काफिला 5 आरोपियों को लेकर बाक्सा जिले की जेल के बाहर पहुंचा, जुबीन गर्ग के प्रशंसक उस पर टूट पड़े। जेल के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा जुबीन गर्ग के प्रशंसकों ने पुलिस की गाड़ियों पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि एक गाड़ी को तो जेल में घुसने से भी रोक दिया। गुस्से में आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग की। हमें जल्द ही जल्द न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए और जस्टिस के बिना हम कभी चुप नहीं रहेंगे। बवाल कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने में जेल के बाहर मौजूद पुलिस वालों के पसीने छूट गए। क्योंकि गुस्से में तमतमाए जुबीन गर्ग के प्रशंसक किसी भी कीमत पर वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। हालांकि पुलिस वालों ने किसी तरह 5 आरोपियों को सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद जुबीन गर्ग के प्रशंसक और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तोड़फोड़ और पुलिस वालों पर हमले शुरू कर दिए और बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जेल के बाहर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों ने जुबीन गर्ग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। बवाल के दौरान सड़क के एक तरफ पुलिस के जवान तो दूसरी तरफ जुबीन गर्ग के प्रशंसक इस तरह खड़े दिखे, लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई हो। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया तो पुलिस वालों ने भी हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हवाई फायरिंग के बावजूद जुबीन गर्ग के प्रशंसक किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे और लगातार पुलिस टीम पर पथराव करते रहे। प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल के दौरान पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे और चेतावनी जारी की। उपद्रव के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया और उन पर डंडे बरसाते हुए उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। बवाल के दौरान हालात इतने खराब हो गए कि कई मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों को एक पुलिया के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि हंगामा कर रहे जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के सिर पर मानो खून सवार था। जुबीन गर्ग के प्रशंसकों के मुताबिक पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी भी बुरी तरह घायल हो गए। बवाल के बाद बाक्सा जिला जेल के बाहर वाली सड़क पत्थरों से पटी नजर आई। सड़क पर धू धू कर जलती पुलिस की गाड़ी दिखी। हंगामे के बाद पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स को वहां तैनात कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिटी एसपी हिना खान ने रक्षक मोर्चा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ बहस के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में मौजूद एक मंदिर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इकट्ठा होकर सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश की। इस दौरान वहां सुरक्षा में तैनात सिटी एसपी हिना खान ने शहर में लगाई गई धारा 163 का हवाला देकर उन लोगों को रोक दिया और एक जगह इकट्ठा न होने की चेतावनी दी। लेकिन उनके ऐसा करने पर रक्षक मोर्चा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उन पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सिटी एसपी हिना खान ने भी उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें चुप करा दिया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ सिटी एसपी हिना खान ने न सिर्फ खुद जय श्री राम के नारे लगाकर उन पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया, बल्कि हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवा दिया और उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो वो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगी।
सिटी एसपी हिना खान ने बहस के दौरान सनातन विरोधी होने के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और दावा किया कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद ग्वालियर के कई इलाकों में धारा 163 लगा दी गई थी और जातिगत तनाव को देखते हुए 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। फूलबाग इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सिटी एसपी हिना खान को मिली। वो अपनी टीम के साथ वहां तैनात हो गई, लेकिन इसी दौरान उनकी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ पढ़ने की जिद पर अड़े हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों से बहस हो गई। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। सिटी एसपी हिना खान और उनकी टीम की सख्ती के बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग वहां से चले गए। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद संजय गांधी अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूद जाने की धमकी देकर एक व्यक्ति ने खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कई घंटे की मेहनत के बाद उन्हें सुरक्षित उतार लिया, लेकिन जब तक वो नीचे नहीं उतरे तब तक सबकी सांसें अटकी रहीं, क्योंकि वो लगातार 6ठी मंजिल से कूद जाने की धमकी देते रहे। इस बीच दमकल का एक कर्मचारी उनके पैर में रस्सी बांधने में कामयाब हो गया। ऐसा होते ही नीचे खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उस व्यक्ति के पैर में जैसे ही रस्सी बांधी गई, ऊपर छत से एक कर्मचारी खिड़की की रेलिंग पर कूद गया जहां वो व्यक्ति बैठे हुए थे। उसने आते ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया ताकि वो नीचे न कूद जाएं। इसके बाद ऊपर से कई और रस्सियां फेंकी गईं और उन्हें मजबूती से बांध दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें 6ठी मंजिल की खिड़की के अंदर भेजा गया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। और पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने शराब के नशे में यह हरकत की। बताया गया कि पारिवारिक झगड़े के बाद वो अचानक अस्पताल की 6ठी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गए। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की गई और इसके लिए नीचे जाल बिछा दिया गया ताकि अगर वो गिरें तो उन्हें चोट न लगे। इसके अलावा हाइड्रोलिक क्रेन भी मंगाई गई ताकि उसकी मदद से बचाव टीम रेलिंग तक पहुंच सके। लेकिन परेशानी ये रही कि ये सब देखकर वो और भड़क रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सही वक्त का इंतजार किया। पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बातों में उलझाए रखा और इस बीच दमकल की टीम उन्हें पकड़ने में सफल हो गई। हालांकि इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि वो 6ठी मंजिल की रेलिंग से गिर जाएंगे। बीच बीच में वो लेट जा रहा था, सो जा रहा था, तो हमें ये भी डर था कि वो स्लिप करेगा। अस्पताल में हुए इस हंगामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उधर यूपी के पीलीभीत में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाने से एक लड़के की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाने से एक लड़के की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले उसे एक कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसने एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया और संक्रमण फैल गया। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के सिलसिले में भारत पहुंची 19 देशों की मॉडलों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखा। सभी मॉडलों ने ताजमहल के सामने तस्वीरें खिंचवाई और सेल्फी ली। उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हूं। इधर राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बस में आग लगने की वजह से हुए हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। दावा किया गया कि जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, इसीलिए आग लगने के बाद यात्रियों को निकलने का मौका नहीं मिला। हादसा तब हुआ जब वो बस 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो बस जोधपुर से 20 किलोमीटर आगे बढ़ी, दोपहर करीब 3:30 बजे उसमें आग लग गई। दावा किया गया कि एसी से गैस लीक होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे बस में आग की लपटें फैल गईं। बस के अंदर लगे पर्दे और फोम से बनी सीटों की वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया। दावा किया गया कि बस की डिक्की में पटाखे रखे थे, जिससे आग और भड़क गई। हैरानी की बात यह रही कि बस के अंदर इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, उसकी जगह पर यात्रियों के लिए सीटें बना दी गई थी। सिर्फ एक दरवाजा था जो तारों के जलने की वजह से लॉक हो गया था और दरवाजा लॉक होने की वजह से यात्री बस के अंदर ही फंस गए और फिर देखते ही देखते कई लोग मौत के मुंह में समा गए। दावा किया गया कि बस के अंदर आग बुझाने वाले उपकरण तक नदारद थे। नतीजा यह हुआ कि आग लगने के चंद सेकंड के अंदर पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और बस से आग की भयानक लपटें उठने लगी। आग लगने के बाद कुछ यात्रियों ने बचने के चक्कर में चलती बस से छलांग लगा दी, लेकिन ज्यादातर यात्री चाहकर भी बस के अंदर से बाहर नहीं निकल सके। बस के अंदर संकरी जगह होने से कई यात्री वहीं फंस गए। दावा किया गया कि कुछ रोज पहले ही बस को एसी स्लीपर बस में मॉडिफाई किया गया था।
मॉडिफाई करने के दौरान बस में मौजूद इमरजेंसी दरवाजे को ही हटा दिया गया। और तो और बस की खिड़कियों में मजबूत शीशे लगाए गए थे जो हादसे के दौरान यात्रियों से नहीं टूटे। उसकी वजह से बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि बस में धुआं भर जाने से कई लोगों का दम घुट गया। इस भयानक हादसे की वजह से वहां हाहाकार मच गया। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांवों से भी लोग दौड़ते हुए मदद के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन आग की भयानक लपटों को देखकर लोगों के कदम ठिठक गए, क्योंकि वो बस आग में बुरी तरह धधक रही थी। उसके पास जाने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर था। इसी वजह से वहां मौजूद लोग बस में आग की लपटों के बीच फंसे यात्रियों को निकालने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। बीच सड़क पर वो बस जलती रही और लोग उसका वीडियो बनाते रहे, जबकि बस के अंदर मौजूद यात्री बुरी तरह चीखते चिल्लाते रहे। बाहर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे ताकि किसी भी तरह उनकी जान बच जाए। लेकिन आग के विकराल रूप को देखकर बाहर खड़े लोग उनकी मदद नहीं कर सके। हालांकि लोगों ने तुरंत बस में आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। दावा किया गया सूचना देने के करीब 50 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंच सकी, जबकि जिस जगह पर बस में आग लगने की घटना हुई थी वो जगह जैसलमेर शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। और इसीलिए जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। बाद में मिलिट्री स्टेशन से सुरक्षा बल के जवान खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंचे और उससे बस का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद बस के अंदर से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग बुरी तरह घायल थे। घायलों को तुरंत जैसलमेर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हैरानी की बात यह रही कि जैसलमेर के उस अस्पताल में बर्न्स वार्ड नहीं था, मतलब वहां आग से झुलसने वाले लोगों के इलाज की सुविधा नहीं थी। और इसी वजह से हादसे में घायल यात्रियों को वहां से इलाज के लिए फिर जोधपुर के लिए रवाना किया गया। जैसलमेर से जोधपुर की दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसे तय करने में काफी वक्त लग गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से घायलों को जोधपुर के लिए रवाना किया। और दावा किया गया कि उससे कई घायलों की हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 4 बजे के बाद घायलों को जैसलमेर के अस्पताल से जोधपुर के अस्पताल के लिए रवाना किया गया था। जैसलमेर से जोधपुर की दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसे तय करने में कई घंटे लग गए। इसी वजह से रात करीब 9 बजे घायल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जितने भी लोग वहां लाए गए वो सब 70% तक झुलस चुके थे। उनमें कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर थी। और जोधपुर के अस्पताल में घायलों के पहुंचने से पहले ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपनों की तलाश में अस्पताल के बाहर पहुंच गए। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात संभालने के लिए वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, क्योंकि जैसे ही घायलों को लेकर वहां एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हुई, लोगों के बीच कोहराम मच गया। घायलों के बीच लोग अपनों की तलाश में जुट गए। कुछ लोग घायलों को देखकर बेसुध हो गए। इस दौरान घायल लोगों के परिवार वाले प्रशासन और बस चलाने वाली ट्रैवल कंपनियों पर भड़क गए। मुझे ये छोड़ना नहीं है इस केस को, मुझे कैसे भी करके मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए आगे वाले को। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालात संभालने के लिए वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद नजर आए, क्योंकि वहां के हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते थे। जानकारी के मुताबिक देर रात सेना के एक ट्रक से हादसे में मारे गए लोगों के शवों को जोधपुर भेजा गया। बाद में प्रशासन ने शवों की पहचान के लिए उनके डीएनए सैंपल लेने का काम शुरू किया, ताकि उनके परिजनों के डीएनए सैंपल से मिलान कर शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंपा जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर और जोधपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर हुए हादसे में शव बुरी तरह जल चुके थे। इसी वजह से शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने हैं। प्रशासन के मुताबिक इसीलिए शवों की पहचान करने के लिए यात्रियों के परिवार वालों के डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जैसलमेर और जोधपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर हुए इस भयानक हादसे से पूरा देश हिल गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसे वाली जगह पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और वहां मौजूद अधिकारियों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हादसे के बाद उस बस को खींचकर जैसलमेर के आर्मी कैंट इलाके में रखा गया था। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना वाली जगह के बाद सीधे आर्मी कैंट पहुंचे। वहां उन्होंने बस के अंदर जाकर हादसे की भयावहता को समझने की कोशिश की। बाद में मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को जांच के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया। लेकिन इस हादसे के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया और राज्य की सरकार से हादसे की जांच करवाने की मांग की, ताकि ये पता चल सके कि हादसा कैसे हुआ। पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा
कंपनी से बात करके जांच भी करवा। हालांकि राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हमारे अधिकारी अभी लगे हुए हैं, अगर इसमें किसी की लापरवाही भी हो तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अभियान चलाकर बिना सुरक्षा बंदोबस्त वाली बसों को सड़कों से हटाने का ऐलान कर दिया। मतलब सरकार उन सभी बसों पर कार्रवाई करने में जुट गई जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस भयानक हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने बसों के अंदर यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम का रियलिटी चेक किया, जिसमें ज्यादातर बसें फेल हो गईं। कुछ बसों में इमरजेंसी दरवाजों से लेकर आग बुझाने वाले उपकरण तक नहीं थे। दावा किया गया इन्हीं खामियों की वजह से जैसलमेर से जोधपुर जा रही स्लीपर बस में आग लगी थी और फिर चंद सेकंड में पूरी बस आग के गोले में बदल गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि बस में बैठे यात्रियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस भयानक हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों का रियलिटी चेक किया। गुजरात के सूरत से जयपुर पहुंची एक स्लीपर बस में तो आग बुझाने वाले उपकरण ही नहीं मिले। इसके अंदर जो विंडो है उसके अंदर फायर फाइटिंग के लगा होना चाहिए। इमरजेंसी हथौड़ा यहाँ पर लगा हुआ नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बस में जिस जगह इमरजेंसी दरवाजा होना चाहिए था वहां यात्रियों का सामान भरा नजर आया। मतलब अगर किसी वजह से यात्री बस के अंदर फंस जाए तो उन्हें निकलने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बस में ही नहीं बल्कि रियलिटी चेक के दौरान कई बसों में सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर नजर आए। आसान शब्दों में कहें तो ज्यादातर बसों में यात्रियों की सुरक्षा का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया और सीट बढ़ाने के चक्कर में इमरजेंसी दरवाजे को ही बसों के अंदर से हटा दिया गया। यहाँ इमरजेंसी गेट होना चाहिए, यहाँ पर सीट बना दी गई। ये इमरजेंसी गेट होना चाहिए था जिससे कि अगर कोई हादसा हो तो निकल सके, लेकिन यहाँ पर सीट है। दावा किया गया कि जिस बस में आग लगी थी उसका दरवाजा लॉक हो गया था, जिससे यात्री नहीं निकल पाए थे। रियलिटी चेक के दौरान ऐसी कई बसें मिली जिनमें दरवाजा खोलने के लिए इमरजेंसी बटन नहीं थे। आप देखिए कि यहाँ पर अगर अंदर से लॉक हो गई तो अंदर से इमरजेंसी बटन हो जिससे कि गेट खोला जाए, वो नहीं है। मतलब शहरों के बीच दौड़ने वाली बसों में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर दिखाई दिए। जबकि नियमों के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद ही सड़कों पर बसों को चलाया जा सकता है, लेकिन रियलिटी चेक के दौरान कई बसें बिना सुरक्षा इंतजाम के एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलती नजर आईं। मतलब बसों में सफर करने वाले यात्री भगवान भरोसे छोड़ दिए गए, जबकि नियमों के मुताबिक बसों के अंदर आग बुझाने के उपकरण समेत शीशे तोड़ने के लिए हथौड़े और इमरजेंसी दरवाजों की सुविधा होनी चाहिए। दरवाजों को खोलने के लिए बाहर की तरफ से इमरजेंसी बटन होना जरूरी है ताकि यात्रियों को तुरंत निकाला जा सके। अगर अंदर मान लीजिए कि यात्री फंस गए किसी भी वजह से, तो बाहर से भी एक ऑप्शन है कि बाहर से इसको दबाया जाए। ये इमरजेंसी का है, इसको दबाया जाए तो ये गेट ओपन हो जाएगा। रियलिटी चेक के दौरान एक बस के अंदर यात्रियों के आने जाने के लिए बेहद कम जगह नजर आई। सौबात की एक बात यह कि जब अब जाके कहा जा रहा है कि जिन बसों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे उनको सड़कों से हटाया जाएगा। जब जैसलमेर में बस के अंदर फंसकर लोग जिंदा जल गए तब अधिकारियों को पता चला कि बसें ऐसे ही चल रही हैं, बस में इमरजेंसी दरवाजा ही नहीं था। यह दिखता नहीं अधिकारियों को। चेकिंग करने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं ना, चेकिंग करने के बाद हर बस में 2 दरवाजे होते हैं एक साइड पर, इसके अलावा ड्राइवर की साइड से भी एक इमरजेंसी दरवाजा रखना होता है। तो वो नियम का मजाक के लिए बनाए हुए हैं। वो ड्राइवर की साइड से दरवाजा इसलिए होता है कि उस तरफ से अगर फंस जाएं तो इमरजेंसी में इधर से निकल जाएं। बस में तो दरवाजा ही टोटल एक था जो जल गई, और वो भी आजकल जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से या हाइड्रोलिक सिस्टम से खुलने वाले दरवाजे होते हैं वो था, उसकी तार ही जल गई, वो जाम हो गया। खिड़कियों में टफंड शीशे लगा दिए जो हथौड़े से भी ना टूटे, और वैसे तो हथौड़ा भी नहीं था वहां, कोई फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था, कोई उपकरण नहीं था। सोचिए तो सही सब लोग कैसे अंदर फंस गए होंगे आग में, और ये सब कर दिया बस में सीटें बढ़ाने के लिए, स्लीपर। लेकिन ये सिर्फ इस बस की बात थोड़ा ही है, बाकी बसों में कौन सा ये सब होता है? ये सब होता है सिर्फ नियमों में। अब कह रहे हैं सब बसों पर कार्रवाई करेंगे। अरे तो ये अधिकारियों को अब क्यों पता चल रहा है? किस बात के विभाग खोल रखे हैं? फिटनेस सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, पब्लिक को रोक रोक कर चालान काटते रहते हो। ये दिखाओ गाड़ी में, वो दिखाओ, बैरिकेड लगा लगा कर काहे सारे ट्रैफिक रोकते रहते हो अगर ये गाड़ियां ऐसे ही चल रही हैं? इन अधिकारियों उन अधिकारियों का क्या करोगे जिन्होंने इन बसों को रोड पर चलने के लिए सर्टिफिकेट दे रखे हैं? इस बस को सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारियों की बात नहीं है, बाकी भी बसों की भी कह रहे हैं। बाकी भी बसों की विभाग वाले कह रहे हैं ना अब चेकिंग करेंगे। तो जब चेकिंग करेंगे और जो बसें ऐसी निकलेंगी जिन्होंने सीटें बढ़ा ली होंगी दरवाजे बंद करके, उनको सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारियों को जेल होगी, जेल में डालोगे उनको। बुलडोजर चलाते हैं ना आजकल तो सब पर, उनके मकानों पर चलेगा बुलडोजर।
ये सारे आरटीओ जो खोल रखे हैं देश भर में, इनमें क्या क्या चलता है पब्लिक को तो पता है। आपको अगर लोगों के जिंदा जल जाने के बाद पता चल रहा है तो अब भी करोगे इन पर कार्रवाई? सिर्फ एक राज्य के एक शहर की बात नहीं हो रही है, सब जगह ये हाल है। आप उतरवाते रहो लोगों की गाड़ियों से बस काली फिल्में, लेकिन ये चुलबुल पांडे वाले काले चश्मे पहनकर जो चेकिंग करने के नाम पर अब तक करते रहते हो, वो सबके सामने है। जिनकी जान चली गई उनसे तो नजरें क्या मिलाओगे? कुछ कार्रवाई कर दो उन अधिकारियों पर जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि सड़क पर कैसी बसें चल रही हैं। 100 बात की एक बात। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सरकारी एम्बुलेंस से सीमेंट की ढुलाई का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल सीमेंट की ढुलाई के लिए किए जाने का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सभी विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। मुंबई में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान सभी दलों ने महाराष्ट्र में निष्पक्ष और पारदर्शी निकाय चुनाव कराने की मांग रखी। तमिलनाडु में हिंदी पर बैन लगाने से जुड़ा कानून लाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही यह बिल पेश किया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस कानून के तहत हिंदी फिल्मों, हिंदी गानों, हिंदी के बोर्ड और होर्डिंग भी बैन किए जा सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों से पहले कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली मिठाइयां जब्त की। विभाग की टीम ने इस दौरान मिठाई की एक दुकान से बरामद करीब 5 क्विंटल मिलावटी सोन पापड़ी को नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई दूसरी दुकानों से मिठाइयों के 20 से ज्यादा सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। और इस मुहिम के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने पीलीभीत के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान मिठाई की एक दुकान से बरामद करीब 5 क्विंटल मिलावटी सोन पापड़ी को गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया। इसके अलावा भी भारी मात्रा में नकली मिठाइयां जब्त की गईं, जिन्हें त्योहारों में खपाने की तैयारी थी। विभाग के कर्मचारियों ने उन मिठाइयों को नाले में फेंक दिया। दावा किया गया कि मिठाइयां बनाने में इस्तेमाल कई दूसरी चीजें भी जब्त की गईं। लगभग 8.5 कुंटल के आसपास नष्ट कराया गया है। कुछ तेल वगैरह भी मिला था। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिठाइयों के दुकानदारों में दहशत मच गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर मिलावटी पनीर और नकली खोआ बरामद किया। खाद्य विभाग को जानकारी मिली थी कि अमरोहा के जंगल में एक फैक्ट्री में मिलावटी पनीर बनाया जा रहा है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम उस फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंच गई और वहां 330 किलो मिलावटी पनीर मिला। उस फैक्ट्री में बहुत गंदे तरीके से पनीर बनाया जा रहा था। उसे गंदे पानी में रखा हुआ था। उस फैक्ट्री से सफेद रंग का एक केमिकल भी मिला। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक पनीर बनाने के लिए उस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके यहाँ पहले भी छापामारी की गई है, अब से 3 माह पूर्व, तो वहाँ पे भी इसके पास में जो है गलत चीजें पकड़ी गई। दावा किया गया कि उनके आने से पहले ही उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 3000 किलो नकली खोआ और 100 लीटर दूध बरामद किया, जिसे 100 फीट गहरे गड्ढे में फेंककर नष्ट कर दिया गया। और इसी तरह झांसी में भी खाद्य विभाग ने एक दूध डेयरी से 12 क्विंटल मिलावटी खोआ बरामद किया। खाद्य विभाग को जानकारी मिली कि कामाख्या दूध डेयरी नाम की एक डेयरी में मिलावटी खोआ तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उस डेयरी पर छापा मारा गया और वहां से करीब 12 क्विंटल मिलावटी खोआ बरामद किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने वहां मिले खोए के सैंपल जांच के लिए भेज दिए और उस डेयरी को बंद कर दिया। उसके पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं पाया गया है और लगभग 12 क्विंटल हमें वहां खोया प्राप्त हुआ है। खोए के अलावा उस डेयरी से रिफाइंड मिल्क पाउडर भी मिला। उसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। कामाख्या दूध डेयरी पर छापा मारने के बाद खाद्य विभाग ने मिट्टी खोदने वाली मशीन वहां बुलाई। उस मशीन के जरिए एक गड्ढा खुदवाकर सारा खोया उसमें डाल दिया गया। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से झांसी के दूसरे डेयरी संचालकों में भी हड़कंप मच गया। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने कई शहरों में छापेमारी की। इस दौरान कहीं नकली पनीर मिला तो कहीं मिलावटी मावा। राजस्थान के डीग में चेकिंग के दौरान खाद्य विभाग की टीम को एक गाड़ी से 250 किलो नकली पनीर मिला और इसके बाद तुरंत उस पनीर को नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग के कर्मचारी एक बड़े से गड्ढे में नकली पनीर डालते नजर आए। खाद्य विभाग की टीम गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान सामान ढोने वाली एक गाड़ी में 250 किलो नकली पनीर मिला। उस पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बूंदी में भी खाद्य विभाग ने छापेमारी की। वहां एक गाड़ी से 1500 किलो मिलावटी मावा और रसगुल्ले बरामद किए गए। वो मावा और रसगुल्ले टिन के डब्बों में भरकर राजस्थान के कोटा और बीकानेर में सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें जब्त कर लिया गया। उधर बिहार में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी।
बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। 12 उम्मीदवारों की लिस्ट में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल रहा, जिन्हें अलीनगर सीट से टिकट दी गई, जबकि 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। राजनीति शब्द में थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा पेचीदा शब्द है, लेकिन तो जन सेवा करने के लिए मैं तन मन धन से साथ अलीनगर वासियों के हूँ। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने एक रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक उनका पूरा जोर सिर्फ जन सुराज के उम्मीदवारों को विजयी बनाने पर होगा। सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उधर उत्तराखंड के देहरादून में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक बेकाबू ट्रक मकान में घुस गया। टक्कर लगने की वजह से उस मकान को काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से उस मकान में रहने वाली महिला भड़क गई। उन्होंने उस ट्रक को आग लगाने की कोशिश कर दी, लेकिन वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने खुद को आग लगाने की धमकी दे दी। इस दौरान जब एक पुलिसकर्मी ने उनके पास जाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिसकर्मी को धक्का दे दिया। इस बीच पुलिसकर्मी ने मौका देखकर किसी कपड़े से आग बुझा दी। इसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। बीच सड़क पर चल रहे हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो इसका वीडियो भी बनाते दिखाई दिए, क्योंकि यह हंगामा बढ़ता ही चला गया। थोड़ी देर बाद गुस्साई महिला की बेटी भी पुलिस से भिड़ गई। इसके बाद उस लड़की और पुलिसकर्मियों के बीच जोरदार बहस हो गई। उस लड़की ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसकी मां के साथ मारपीट की और इसीलिए वो पुलिस से भिड़ गई। वो पुलिस पर जोर जोर से चिल्लाती नजर आई। बात तब और बिगड़ गई जब एक पुलिसकर्मी ने उस लड़की को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने उस लड़की को धमकी दी कि वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। इसकी वजह से काफी देर तक उस लड़की और उसकी मां की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की होती रही। जानकारी के मुताबिक वो टक्कर की वजह से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रही थी। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम के पास सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। 2 महीने पहले प्रशासन के आदेश के बाद उस मस्जिद की मीनार और गेट को हटा दिया गया था, लेकिन उस मस्जिद का बाकी हिस्सा वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया था और इसीलिए बुलडोजर चलाकर उस हिस्से को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद चारों तरफ मलबा बिखर गया। वहां धूल ही धूल उठती नजर आई। जानकारी के मुताबिक वो अवैध मस्जिद कल्की धाम के पास मौजूद सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। 2 महीने पहले प्रशासन ने उस मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने उस मस्जिद की मीनार और गेट को हटवा दिया था, लेकिन बाकी बचा हुआ हिस्सा उसी जमीन पर छोड़ दिया गया। ऐसे में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उस हिस्से को भी ढहा दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और 80 मकानों को तोड़ने के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। कुछ दिन पहले तहसीलदार ने इन मकानों के मालिकों को नोटिस दिया था। उस नोटिस में 15 दिन के अंदर सभी मकान मालिकों से जवाब मांगा गया था और अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी, यानी इस इलाके में मौजूद मस्जिद और 80 मकानों को फिलहाल नहीं गिराया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगने के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे। बहुत खुशी है हमें, बहुत ज्यादा वाली इंसाफ मिला है हमें। लोगों के मुताबिक प्रशासन की तरफ से उनके मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए थे। इसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। मिलाया हमें, हम अदालत को बहुत धन्यवाद देते हैं। तहसीलदार ने इन मकानों को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी गई थी। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला के 1 करोड़ 45 लाख रुपए लूटने के आरोप में कई पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया गया। उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने हफ्ते भर पहले एक गाड़ी से करोड़ों की रकम बरामद करने के बाद उसे आपस में बांट लिया था। जिस व्यापारी की गाड़ी से वो रकम मिली थी उसने जांच की मांग की थी और जांच के बाद सिवनी में एसडीओपी समेत 8 पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया गया। 11 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हमने
हिरासत में ले लिया है। जांच टीम के मुताबिक मध्य प्रदेश से सिवनी में 8 अक्टूबर को पुलिस की एक टीम को एक गाड़ी से 1 करोड़ 45 लाख रुपए मिले थे। दावा किया गया कि वो हवाला की रकम थी जो मध्य प्रदेश के कटनी से महाराष्ट्र के जालना भेजी जा रही थी। आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने पहले तो गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की और फिर वो पैसे अपने पास रख लिए थे और इसी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सिवनी में हवाला के पैसों के गबन के इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए थे और इसी वजह से इस मामले में एक्शन होने के बाद इलाके के विधायक ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। आज ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करवाया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि सिवनी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों पर एक्शन लेकर उनके अधिकारियों को बचाने का काम किया गया। इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। छोटे मोटे कर्मचारी को निपटा देना या निष्कासित कर देना वो एक अलग बात हो सकती है। हवाला के पैसों के गबन के इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। उनमें 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और बाकी की तलाश तेज कर दी गई। उधर एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी ने 14 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने बक्सर विधानसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया। आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में थे, लेकिन अगस्त में वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 में उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए से सीट नहीं मिलने के बाद बिहार चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में तेज रफ्तार की वजह से एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और हादसे के वक्त उस बस में कई यात्री सवार थे। जैसे ही वो बस डिवाइडर से टकराई, उसमें सवार सभी यात्रियों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि डिवाइडर से टकराते ही वो बस गोल गोल घूम गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकराकर पलट जाएगी। हालांकि गनीमत ये रही कि बस के ड्राइवर ने सही वक्त पर बस मोड़ ली। इसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे पहले वो बस तेज रफ्तार में सामने से आती दिखाई दी। तेज रफ्तार की वजह से वो बस बेकाबू हो गई और इससे पहले कि बस का ड्राइवर कुछ कर पाता, वो बस डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद वो बस सड़क पर घूमकर रुक गई। इस हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त हंगामा हो गया जब सीवर लाइन और घरों में गंदा पानी आने की शिकायत लेकर कांग्रेस के कई पार्षद नगर निगम के दफ्तर में घुस गए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि शहर में सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और इसके विरोध में कांग्रेस के कई पार्षद नारेबाजी करते हुए नगर निगम के दफ्तर में घुस गए। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्षद सुनील शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों के सामने एक एक कर शहर की समस्याओं को रखा। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गए। अरे सुन लो मेरी बात, जिनसे आप फोन पे बात कर रहे हैं इनको मैंने 50 बार फोन किया, 50 बार। कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम को 7 दिन में समस्या हल करने का अल्टीमेटम दिया और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने खाने में कीड़े मिलने का आरोप लगाया। मामले पर हॉस्टल की छात्राओं के अलावा कई छात्र संगठन भी भड़क गए। उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में उस हॉस्टल की वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। छात्राओं के हॉस्टल में बने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत करते हुए उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल में जो खाना दिया जा रहा है उसमें पहले भी कीड़े मिले थे, लेकिन जब इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की गई तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी गई। लोगों को धमकाया जाता है बार बार। उसके पहले भी हो चुका है कि धमकाया था, तो उस बार बच्चे कोई नहीं बोले। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पूरे मामले के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर को जिम्मेदार ठहराया। जानकारी मिलने पर जिले के डीएम स्कूल में पहुंच गए। इसके बाद छात्रों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में 2 व्यक्तियों ने अवैध वसूली के लिए एक मकान के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। वहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिलों में आग लगाने के बाद दोनों फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी, क्योंकि उनमें एक व्यक्ति उस मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों पर बोतल से कुछ छिड़कते नजर आए। उनके ऐसा करते ही वहां खड़े दूसरे व्यक्ति ने माचिस की तीली फेंककर मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, लेकिन किसी के देखने से पहले ही दोनों फरार हो गए। हालांकि उनकी यह हरकत मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी मदद से थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक आग लगाने के बाद उस मकान में रहने वाले व्यक्ति को फोन करके धमकी दी गई कि कभी उससे ना 1 लाख रुपए की डिमांड इस बंदे ने की है
इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी। उधर मलेशिया में भारत और पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने मैच के बाद आपस में हाथ मिलाया। मलेशिया में जारी हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप के मैच के बाद भारत और पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाया। क्रिकेट के एशिया कप और महिलाओं के वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया था। इस पर काफी दिन तक बवाल मचा था। भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कुछ खिलाड़ी सुबह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले। बाकी बचे खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए शाम की फ्लाइट ली। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 200 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले जीत लिए। इस बीच यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हैक किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। बताया गया कि विमान आसमान में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसका ऑटो पायलट सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद विमान के पायलटों ने आनन फानन में विमान को दुबई में उतारा। हालांकि एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया कि 9 अक्टूबर को वियना से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से दुबई डायवर्ट करना पड़ा था। एयर इंडिया के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर सभी जरूरी जांच के बाद विमान को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया था और सभी यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक वियना से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में जीपीएस स्नूपिंग की वजह से गड़बड़ी आई थी। आसान भाषा में कहें तो कोई गलत या नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर असली जीपीएस सिग्नल को धोखा देने को जीपीएस स्नूपिंग कहते हैं। इससे उन विमानों, जहाजों या गाड़ियों की दिशा को भटकाया जा सकता है जो जीपीएस के जरिए चलते हैं। इधर दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। और प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर नगर निगम की तरफ से सड़कों की सफाई का काम तेज कर दिया गया। समय समय पर सड़कों पर और ऐसी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर भी छिड़काव का काम किया जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में प्रदूषण बढ़ने पर आसमान धुंधला दिखाई देने लग गया। जानकारी मिली कि गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। इसके अलावा आसपास के इलाकों का AQI 266 दर्ज किया गया। हालांकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया। इसके तहत सड़क किनारे, ढाबों और होटलों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक होती है। इसके अलावा खुले में कचरा जलाने जैसे कामों पर भी रोक होती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ दिवाली पर आतिशबाजी को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने पटाखों पर लगे बैन में ढील देते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वो दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर की निगरानी करे और इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपे। यानी कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर लोग ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। पिछले साल दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। उस फैसले में ढील देते हुए कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। कोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पटाखे केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही फोड़े जा सकेंगे। खास बात यह कि सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक की पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि वो इसकी निगरानी के लिए टीमें गठित करें। और इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। फैसले के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दूसरे राज्यों से पटाखों की एंट्री नहीं होगी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में उन कंपनियों को पटाखे बनाने की मंजूरी दे दी थी जिनके पास ग्रीन पटाखे बनाने का लाइसेंस है। हालांकि उस वक्त ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया। यानी दिवाली पर लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि वो 18 से 21 अक्टूबर तक सभी इलाकों में निगरानी करे ताकि कहीं कोई इन नियमों को न तोड़े। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दिवाली मनाई जाएगी। और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़ते हुए हम दिल्ली का ध्यान रखेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस दौरान अगर ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखे पाए गए तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उधर अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान वनडे इंटरनेशनलों में गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी ने वनडे इंटरनेशनलों में गेंदबाजों की जो रैंकिंग जारी की उसमें अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान पहले नंबर पर आ गए। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने का फायदा मिला। यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैचों में बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हो गए।
उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली पारी की वजह से आईसीसी की तरफ से जारी की गई ताजा रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा मिला। 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। विश्व कप का यह बड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने दावा किया कि उसने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा पाकर बदमाश ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी और दावा किया गया कि पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो उसके पैर में लग गई। इस वजह से 25,000 रुपए का वो इनामी बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे सहारा देकर उठाया और अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक अफजल नाम के उस बदमाश पर लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं और कुछ रोज पहले हुई एक घटना में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में दिनांक 17 सितंबर को हुई एक स्नैचिंग की घटना इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारित किए जाना स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि चेकिंग अभियान के दौरान उन तीनों बदमाशों को रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दावा किया गया कि मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश घायल हो गए। उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसी हालत में उन्हें अस्पताल ले गए। बताया गया कि तीसरे बदमाश को पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग अभियान के दौरान जब उन तीनों को एक इलाके में रोका गया तो उन्होंने घबराकर फायरिंग कर दी। ये जो बदमाश इस गाड़ी में बैठे थे इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस हत्या के एक मामले में उन तीनों बदमाशों की तलाश कर रही थी। बुलंदशहर में कुछ रोज पहले पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में ये तीनों आरोपी बनाए गए थे। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मीना बाजार में झूला टूटने से हादसा हो गया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस खौफनाक हादसे में झूले में बैठे 2 व्यक्ति जमीन पर गिर गए, जिससे वो घायल हो गए। क्योंकि तेज गति में चलता हुआ झूला अचानक टूटकर पलट गया। झूला इतनी तेजी में चल रहा था कि उसे तुरंत रोक पाना मुश्किल हो गया। इससे दूसरे झूले पर बैठे लोग दहशत में आ गए। उस झूले के पलटते ही उसमें बैठे 2 व्यक्ति सिर के बल जमीन पर गिर गए। इससे उन्हें काफी चोट आई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल दहला देने वाला हादसा सूरजपुर जिले के भटगांव में लगे मीना बाजार में हुआ। हादसे से पहले वहां कई लोग डांसिंग झूले का लुत्फ उठाते नजर आए, लेकिन देखते ही देखते उनमें एक झूला संतुलन बिगड़ने की वजह से पलट गया। बड़ी खबर आई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के प्लान को नाकाम करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखने वाले देशों को उन्होंने टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की धमकी दी, जिसके बाद उन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला रद्द कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाकर उनके डॉलर को कमजोर करने के प्लान को फेल कर दिया। तो पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा कि डॉलर पर हमले का मतलब क्या हुआ। उसके लिए यह समझने की जरूरत है कि डॉलर की मजबूती आखिर बनी कैसे थी और ट्रंप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉलर पर हमला करने का ब्रिक्स का प्लान था। ब्रिक्स के बारे में तो जैसा लोग जानते हैं कि ये एक संगठन है ब्रिक्स देशों का, BRICS, यानी B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। यह संगठन बनाया था इन 5 देशों ने। पहले तो 4 थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, और ये ब्रिक था। बाद में दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया और यह बन गया ब्रिक्स। तो वो क्या था कि दुनिया में आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों की चलती थी और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर पश्चिमी देशों का ही कंट्रोल था, अब भी है। फिर अमीर पश्चिमी देशों ने G7 जैसे संगठन भी बना लिए थे, यानी अमेरिका जो चाहता था वही होता था। 21वीं सदी आते आते रूस और चीन की जब ताकत बढ़ती गई और भारत और ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती गई, तो इन देशों ने मिलकर पश्चिमी देशों से अलग यह संगठन बनाया ताकि ये आपस में व्यापार और बढ़ाएं और अपनी फंडिंग के लिए भी अपना एक संगठन खड़ा करें, यानी वर्ल्ड बैंक की तरह अपना एक डेवलपमेंट बैंक, ताकि अमेरिका और यूरोप के देशों के फैसलों का मोहताज न रहना पड़े अगर फंड की जरूरत पड़े तो। फिर साउथ अफ्रीका भी आ गया साथ में, और अब तो इसमें 4 और देश जुड़ चुके हैं, ईरान, UAE, मिस्र और इथियोपिया। तो यह एक तरह से अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों यानी G7 के सामने खड़ा एक व्यापार और आर्थिक मामलों का संगठन बन गया। फिर ब्राजील ने यह कहकर अमेरिका में खलबली मचा दी थी
कि ब्रिक्स अपनी एक कॉमन करेंसी पर भी विचार कर रहा है, अपनी मुद्रा इन सब देशों मिलाकर। हालांकि बाकी देशों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि पुतिन ने तो यह तक कह दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन खलबली मच गई थी, क्योंकि अपनी करेंसी बनाने का मतलब है कि एक और बड़ी करेंसी दुनिया में आ जाना। अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की एक करेंसी हो तो वो भी बड़ी करेंसी होगी। हालांकि ना ऐसा कुछ हुआ और ना ऐसा भी बहुत जल्दी कुछ होता दिख रहा है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका इससे क्यों परेशान है। क्योंकि अमेरिका की सारी ताकत है उसकी करेंसी से, यानी डॉलर से। दुनिया का ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है। मतलब किसी देश से कुछ लो तो उसको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, किसी भी देश से लो, अमेरिका ही नहीं। मतलब जैसे भारत कच्चा तेल खरीदता है या हथियार खरीदता है, या देश ही नहीं, लोग भी कुछ विदेश से खरीदते हैं, आप भी कुछ विदेश से खरीदो तो डॉलर देने पड़ते हैं। अमेरिका से नहीं, कहीं से भी लो। सऊदी अरब से भी तेल लो तो वो भी डॉलर में पेमेंट लेता है। कहीं से भी कुछ लो तो पहले रुपए के बदले में डॉलर लो, फिर डॉलर बेचकर उस देश की करेंसी लो और उसको पेमेंट करो, या फिर उसको सीधे डॉलर दे दो। ज्यादातर देशों में यह हिसाब चलता है। वैसे अब यूरोप के देशों ने भी अपनी अपनी मुद्राएं छोड़कर अपनी अपनी करेंसी छोड़ दी, उन्होंने यूरो बना लिया है, तो वो यूरो में कारोबार करते हैं। लेकिन ज्यादातर देश डॉलर ही लेते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। तो वो क्या था, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई। दूसरी वर्ल्ड वॉर में बाकी सब देशों की अर्थव्यवस्था तो काफी झटका लगा था। जो देश वर्ल्ड वॉर हारे थे उनको तो नुकसान हुआ ही था। जो देश वर्ल्ड वॉर जीते थे उनका भी वॉर में बहुत खर्चा हो गया था। ब्रिटेन, रूस वगैरह ये सब तो जीते थे, उनकी भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अमेरिका वर्ल्ड वॉर के लास्ट में आया था और परमाणु बम फोड़कर जीतने वाली साइड में भी था। उसकी अपनी धरती पर तो जंग हुई नहीं थी, तो उसकी अर्थव्यवस्था अकेली मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था बच गई थी दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए देशों को ऐसी कोई चीज चाहिए थी ना, जिसकी वैल्यू ऐसी ना गिर जाए कि नुकसान ही हो जाए। मतलब पाउंड का पता नहीं था क्या होगा, रूस की करेंसी बाकी जगह नहीं चल रही थी, तो या तो ये हो सकता था कि सोने में कारोबार कर लें, क्योंकि किसी को कुछ लेना है तो सोना देकर लो, क्योंकि सोना तो ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बनी रहती है। तो अमेरिका ने क्या किया, अपनी करेंसी यानी डॉलर की वैल्यू सोने के साथ जोड़ दी। उस टाइम सोने की कीमत के साथ ही मोटे तौर पर डॉलर की कीमत जुड़ी रहेगी, यह कर दिया उसने। और अमेरिका के पास सोना भी था दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी डॉलर लेना मतलब सोना लेने जैसा हो गया। तो डॉलर को ऐसा हो गया कि ये सोना लो डॉलर लो एक ही बात है। तो दुनिया भर के देशों में बैंकों में लेन देन डॉलर में होने लगा। देश अपने भंडार में सोने के साथ साथ डॉलर भी रखने लगे। ये तब से चला आ रहा है। मतलब चीन से समझो आपने कोई सामान मंगवाया, तो अगर आपने उसकी पेमेंट रुपयों में कर दी तो चीन उन रुपयों का क्या करेगा? कहीं और से तो रुपयों में वो कुछ ले नहीं सकता, भारत से ही ले सकता है। या चीन की करेंसी युआन में अगर पेमेंट करना चाहो तो आपके पास युआन आएंगे कहां से उसको पेमेंट करने के लिए? या फिर पेमेंट सोना देकर करो, क्योंकि वो तो कहीं भी चल सकता है। लेकिन डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गया जो सब देश लेने लग गए, इसलिए उसको अपने यहां जमा भी करने लग गए कि जरूरत पड़ेगी तो वो कहीं भी काम आ जाएगा। यानी डॉलर की डिमांड बढ़ती चली गई, सबको चाहिए था। डॉलर भी रखते हैं देश, सोना भी रखते हैं, अब तो यूरो भी रखते हैं, क्योंकि यूरो यूरोप के काफी देशों में चलता है। लेकिन फिर यूरो उतना नहीं रखते जितना डॉलर रखते हैं, क्योंकि डॉलर तो सब जगह चलता है। जैसे समझो आपको चीन से कुछ लेना है, आपने यूरो में पेमेंट कर दी, तो वो यूरो चीन के काम आ सकते हैं। अगर उसको यूरोप से कुछ लेना हो तो वो यूरो में पेमेंट कर सकता है। लेकिन डॉलर सबसे ज्यादा चलता है, सोना तो चलता है ही, अब यूरो भी चलता है, थोड़ा बहुत ब्रिटेन का पाउंड भी चलता है। अब तो कई देश अपने भंडार में थोड़ा बहुत चीन की करेंसी भी रखने लग गए हैं, क्योंकि चीन से तो सबको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। यह ताकत हो गई चीन की, तो उसकी करेंसी भी काम आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा तो अब भी डॉलर ही चलता है, वही स्टेबल है, वही स्थिर है। इस वजह से डॉलर की मांग 2 दशकों से बनी हुई है। अब वो स्थिर है इसलिए डिमांड बढ़ी हुई है, और डिमांड बनी हुई है तो वो स्थिर रहता भी है। डिमांड हमेशा रहती है। डॉलर की डिमांड रहने का मतलब है कि अमेरिका की ताकत तो उसी से बनी हुई है। बाकी सारे देश इसी जुगत में लगे रहते हैं कि $1 के मुकाबले उनकी मुद्रा की कीमत कितनी है। यहां भी तो ये रहता है ना, $1 के मुकाबले रुपया कितना है। ऐसे तो नहीं बोलते कि चीन के मुकाबले कितना है, रूस के मुकाबले कितना है, डॉलर के मुकाबले कितना है। तो ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका महाशक्ति बना हुआ है। रूस के भी यूरोप और अमेरिका के बैंकों में करोड़ों डॉलर जमा पड़े थे,
क्योंकि उसको भी व्यापार में डॉलरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब ये यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए, यानी उसके डॉलर फंस गए वहां के बैंकों में। तो रूस को भी लगा कि इस सिस्टम को तो बदलना चाहिए। भारत जो रूस से तेल लेता है तो ये डील है कि भारत उसको रुपयों में पेमेंट करता है और वो भारत से कुछ लेता है तो अपनी करेंसी रूबल में पेमेंट करता है भारत को। तो वो तो ठीक है, लेकिन इन रुपयों का और रूबलों का भारत और रूस आपस में ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं तो चला नहीं सकते, और कहीं तो ये काम आ नहीं सकते। इसलिए ब्राजील की तरफ से यह बात उठी थी कि ब्रिक्स देश भी क्यों ना अपनी एक करेंसी बना लें, क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनकी करेंसी भी मजबूत और स्थिर मानी जाएगी, और आपस में वो इसी करेंसी में व्यापार करें तो फिर ये करेंसी बाकी जगह भी चलने लगेगी। यानी ब्राजील से कुछ लेना हो या रूस से कुछ लेना हो या चीन से कुछ लेना हो, भारत से लेना हो, दक्षिण अफ्रीका से लेना हो, तो आपस में, और इनको आपस में भी लेन देन करना हो तो इनमें डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक अपनी करेंसी बना लें, उसी में करते रहें। चीन से बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत देशों को चाहिए होता है। भारत से कई देशों को आईटी में बहुत कुछ चाहिए होता है। भारत को कमजोर मत समझिए, भारत का आईटी जो है वो कई जगह एक्सपोर्ट होता है, सर्विस है, लेकिन है प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सर्विस है, उसकी पेमेंट होती है। रूस के पास तेल है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनका व्यापार हो सकता है। और अब तो ब्रिक्स में ईरान भी है, यूएई भी है, और भी कई देश शामिल होना चाहते हैं। हालांकि अभी करेंसी की बात ब्राजील ने की थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड पहले से तो कम हो जाएगी। यानी समझो भारत और चीन या दक्षिण अफ्रीका और रूस के बीच कुछ कारोबार हो रहा है, तब भी उसमें फायदा अमेरिका को हो रहा है आजकल, क्योंकि लेन देन डॉलर में हो रहा है। अमेरिका को उस कारोबार से मतलब नहीं, लेकिन लेन देन डॉलर में है तो उसको फायदा हो रहा है। तो ये सिचुएशन तो नहीं रहेगी अगर उनकी अपनी एक ही करेंसी हो जाए सारे देशों की, वो आपस में उसी में डील कर लें। और ये मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज की मांग होती है वो महंगी हो जाती है, जिस चीज की मांग कम हो जाती है वो सस्ती हो जाती है। ये तो बाजार का नियम है। तो ये डर है अमेरिका का। यानी अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन इसी का हुआ खड़ा कर दिया ट्रंप ने और कह दिया कि ये लोग तो मिलकर डॉलर पर अटैक करने वाले थे। उनका कहना है टैरिफ लगाकर उन्होंने ये होने से रोक दिया, क्योंकि ये सारे देश डर गए कि अमेरिका से व्यापार में नुकसान हो जाएगा। ये ट्रंप का दावा है। ये तो कह रहे हैं हम तो ऐसा कर ही नहीं रहते। अमेरिका को अपने टैरिफ लगाने की अब ट्रंप ये थ्योरी बेच रहे हैं। तो भले ही ऐसा कुछ अभी हुआ ना हो और ऐसा नहीं होगा ऐसे कह भी रहे होंगे, लेकिन इसलिए सबको यह खबर समझने की जरूरत है। 100 बात की एक बात। उधर पूर्व सैनिकों को मिलने वाली आर्थिक मदद में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को मिलने वाली हर तरह की आर्थिक मदद में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से देश भर में लाखों पूर्व सैनिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। नया फैसला 1 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए उत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। 30 नवंबर तक 4718 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ ने बताया कि बीते कुछ सालों में 34 देशों की 433 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की गई। उनके मुताबिक भारतीय स्पेस एजेंसी ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। उधर बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टिकट को लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। वहां औराई विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रामसूरत राय का पार्टी ने टिकट काट दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। और इस बीच रामसूरत राय के समर्थक बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बिहार बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई से रामसूरत राय का टिकट कटने पर उन लोगों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के दरवाजे बंद दिखाई दिए ताकि विरोध जता रहे लोग अंदर न जा पाएं। लेकिन औराई से भारी संख्या में आए समर्थकों ने नारेबाजी जारी रखी। और इतना ही नहीं, उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पैसे लेकर टिकट किसी और को दे दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने पार्टी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। और जोरदार प्रदर्शन के दौरान रामसूरत राय के समर्थकों ने नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामसूरत राय में ऐसी कौन सी कमी थी कि आपको पैसा दिख गया था?
उन लोगों ने नित्यानंद राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट किसी और प्रत्याशी को दे दिया। इस दौरान वो लोग हाथों में नित्यानंद राय की तस्वीर लगे हुए पोस्टर लिए नजर आए। इससे पहले सड़क पर हंगामा कर रहे समर्थक बीजेपी कार्यालय से निकल रहे दिलीप जायसवाल की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। वहां हंगामा कर रहे समर्थकों ने चेतावनी दी कि टिकट वापस नहीं मिलने पर प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी नाखुश नजर आए। उनके मुताबिक एनडीए में हुए सीट बंटवारे से उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में 6 सीटें आई, मतलब 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। जबकि जीतन राम मांझी के मुताबिक उन्हें कम से कम 14 से 15 सीटें मिलने की उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने एनडीए में हुए सीट बंटवारे पर असंतोष जाहिर किया। हम इससे इतना असंतुष्ट हैं कि कुछ कह नहीं सकते। जीतन राम मांझी ने उम्मीद जताई कि एनडीए में शामिल उनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक सीट और मिल सकती है। उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र करते हुए यह भी ऐलान कर दिया कि अगर वो अनुशासनहीनता करेंगे तो उनकी पार्टी भी 2 और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। मखदूमपुर और बोधगया से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। असंतोष के बीच जीतन राम मांझी ने अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। उधर महाराष्ट्र में वेणुगोपाल नाम के खूंखार नक्सली ने अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। इसके बाद गढ़चिरौली के नक्सल मुक्त होने का दावा किया गया। वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके साथ ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में अपने हथियार भी सौंप दिए और इसे नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। गढ़चिरौली में नक्सलियों के कमांडर वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिए। खूंखार नक्सली वेणुगोपाल पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा गया था। बताया गया कि वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत कई दूसरे राज्यों में हुए बड़े हमलों में शामिल था। उसके साथ कई महिला नक्सली भी सरेंडर करने पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली के नक्सल मुक्त होने का दावा कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी पुलिस के हवाले कर दिए। इस बीच महाभारत सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का निधन हो गया। टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का मुंबई में निधन हो गया। वो 68 साल के थे। पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत दिल्ली में अब पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के मामलों की सुनवाई भी विशेष अदालतें कर सकेंगी। ये अदालतें राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में काम करेंगी। इधर चंडीगढ़ में 9 दिन पहले खुदकुशी करने वाले IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने घर में अपने गनमैन की रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद उनके परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया था। लेकिन उनके खुदकुशी करने के 9 दिन बाद आखिरकार उनका परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया, जिसके बाद चंडीगढ़ में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर लाया गया, लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। उनके पार्थिव शरीर को जिस गाड़ी से शमशान तक ले जाया गया, सैकड़ों लोग उसे घेरे नजर आए। इससे पहले IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम भी किया गया। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए चंडीगढ़ की SSP खुद पोस्टमार्टम वाली जगह पर मौजूद रहीं। और खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वाई पूर्ण कुमार ने खुदकुशी करने से पहले हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर से फोन पर बातचीत की थी। वाई पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जिन सीनियर अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, उनमें शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था। और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि खुदकुशी करने से कुछ देर पहले वाई पूर्ण कुमार ने हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर से बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक खुदकुशी करने से पहले वाई पूर्ण कुमार ने शत्रुजीत कपूर समेत कई लोगों को फोन किए थे। दावे के मुताबिक पुलिस शत्रुजीत कपूर और वाई पूर्ण कुमार के बीच हुई बातचीत के बारे में पता लगाने की कोशिश में लगी हुई, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, अगर ये पता चल जाए तो इस केस को सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है। और इस सब के बीच एक दिन पहले सुसाइड करने वाले रोहतक के ASI संदीप लाठर के परिवार से मिलने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके घर पहुंच गए। संदीप लाठर वाई पूर्ण कुमार के गनमैन के मामले की जांच कर रहे थे। उनके गनमैन को एक शराब कारोबारी से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक दिन पहले ASI संदीप लाठर ने भी रोहतक में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उनके परिवार से मिलने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के लोगों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। परिवार को सतावना दी है, भाई आपके साथ नाजायज नहीं होगा कोई भी। ASI संदीप लाठर ने खुदकुशी से पहले वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उन्होंने दावा किया था कि वाई पूरन कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के ग्वायाकिल में एक शॉपिंग मॉल के बाहर सड़क पर खड़ी कार में धमाका होने से दहशत मच गई। बताया गया इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसके अलावा कई लोग घायल हो गए। वहां धमाका इतना जोरदार हुआ कि आसपास का इलाका उसकी आवाज से थर्रा गया। और उस कार में जोरदार धमाका होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाका होते ही उस कार के चिथड़े उड़ गए। इस घटना को देखकर लोगों का दिल दहल गया। इससे पहले सड़क पर खड़ी उस कार में भीषण आग लग गई थी। इस दौरान उस सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखीं, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही उस कार में जोरदार विस्फोट हो गया। जानकारी मिली कि धमाके के बाद वहां दूसरी कार में कुछ विस्फोटक मिले, लेकिन समय रहते ही उन्हें हटा दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहां के अधिकारियों ने साजिश के तहत धमाका होने की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी।